पार्ट नंबर 25। पेशकश मीरे कारवान। पुलिस इस पंडित के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी। अगर महज चित्रा प्रीतम के बयान पर उसे हिरासत में लिया जाता तो सैकड़ों पंडित और पुजारी हंगामा शुरू कर देते, जिस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता। इस पंडित को छोड़ दिया गया। चित्रा प्रीतम तिलमिला कर रह गई। उसकी बेटी और शोहर का कातिल उसके सामने था। उसने पुलिस को इसकी निशानदेही कर दी थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और वो आज़ादी से दंदनाता रहा था। मेरा देवर भी इस वारदात की इतला मिलने पर सिंगापुर से यहाँ आ गया। चित्रा प्रीतम कह रही थी वो दिल्ली के किसी वजीर की चिट्ठी भी लेकर आया था, लेकिन इस पर भी पुलिस ने कातिलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मेरा देवर मुझे अपने साथ सिंगापुर लेकर जाना चाहता था, लेकिन मैंने कसम खाई थी कि जब तक गंगा के उजले पानी को अपनी मासूम बेटी और शोहर के कातिलों के खून से आलूदा न कर दूं, यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरे पास दौलत की कमी नहीं। यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो 10-20 हज़ार रुपये लेकर किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं, लेकिन इन कातिलों को मैं अपने हाथों से उनके अंजाम तक पहुँचाना चाहती हूँ। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक अपनी बेटी और शोहर के खून का बदला न ले लूँ। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। उसका चेहरा इस वक्त हज़्नो मलाल की तस्वीर बना हुआ था। उसकी कहानी सुनकर मुझे वाकई बहुत दुख हुआ था। आज तुम्हें देखा तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, चित्रा प्रीतम कह रही थी। पहले तो मुझे शुबा हुआ कि शायद मैं तुम्हें पहचानने में गलती कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन कह रहा था कि तुम वही हो। फिर मैंने तुम्हारा पीछा शुरू कर दिया। मैं समझ गई कि तुम लोगों को रिहाइश की तलाश है, और मैं ये भी जानती थी कि तुम्हें कहीं रिहाइश नहीं मिलेगी। 2-2.5 घंटों तक तुम्हारा पीछा करने के बाद बिलाहिर मैंने तुमसे राब्ता कर लिया। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे यकीन कर लेना पड़ा कि मैंने तुम्हें पहचानने में गलती नहीं की। और न जाने क्या बात थी कि अब मैं अपने आप को वो नहीं समझती जो चंद घंटे पहले थी, तन्हा तन्हा और बेयार और मददगार। अब मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक नई ताकत आ गई है। लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बड़ी हैरत हो रही है। एक मुसलमान का गंगोत्री में क्या काम। चित्रा प्रीतम का यह आखिरी जुमला सुनकर सोबराज भी चौंक गया। वो मुझे हिम्मत सिंह के नाम से जानता था। उसने मुझे साधु के भेष में भी देखा था और ये भी जान गया था कि मैं बहुत अरसे से ठाकुर बानू सिंह और रूपमती के साथ रह रहा हूँ। वो मुझे हिंदू ही समझता था, लेकिन इस वक्त मेरे मुसलमान होने के इंकशाफ पर उसकी बटन जैसी छोटी छोटी आंखें कुछ और सिकुड़ गई थीं। इबादत का ताल्लुक किसी भी धर्म से हो, सबके लिए काबिल एहतराम होती है। मैंने चित्रा प्रीतम की तरफ देखते हुए जवाब दिया। हमारी इबादत गाहें, ये मुकद्दस मुकाम, इन्हें तो हमारे पंडितों ने अयाशी के अड्डे बना रखा है। चित्रा प्रीतम बोली, मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। मेरी मासूम और बेगुनाह बच्ची को जिस तरह एक मंदिर में बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया, मैं इसे कैसे एक मुकद्दस मुकाम समझ लूँ। मेरे शौहर का खून बहाया गया। ये कैसा मंदिर का भगवान है, ये कैसा भगवान का घर है, ये कैसा एक मुकद्दस मुकाम है जहाँ गुंडे और बदमाश ये हरकत करते तो शायद मुझे दुख ना होता, मगर ये सब कुछ उन पंडितों ने किया जिन्हें हम भगवान का अवतार समझते हैं, देवता समान मानते हैं। मैं ये सब कुछ कैसे भूल सकती हूँ। ये सब कुछ वाकई अफसोसनाक है। मैंने इसकी बात मुकम्मल होने के बाद कहा और उसके साथ ही मौजू बदलकर चाचा हशोनत सिंह के बारे में बात करने लगा। जब मैं थाईलैंड से सिंगापुर वापस आया था तो मुझे पता चल गया था कि चाचा हशोनत सिंह और रजनी चाची का इंतकाल हो चुका है। इनकी छोटी बेटी उर्मिला की भी शादी हो गई थी। उर्मिला ही से मुझे पता चला था कि चाचा हशोनत सिंह ने मेरे लिए एक डायरी छोड़ी थी और ये डायरी उन्होंने अपनी किसी दोस्त को भेज दी थी। उर्मिला ने मुझे इसका नाम और पता भी समझा दिया था कि मैं जब वहाँ जाऊँ तो वो डायरी उससे ले लूँ। मैं जानकी के साथ सिंगापुर से लाहौर जाने के लिए रवाना हुआ था, लेकिन राजस्थान के रेगिस्तान में हवाई जहाज़ के हादसे ने मेरा रास्ता बदल दिया और मैं दारा का ताकुब करते हुए यहाँ तक पहुँच गया। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि ये बेराग कदम मुझे कहाँ तक ले जाएंगे। और अब चित्रा प्रीतम की कहानी भी मेरी कहानी में शामिल हो रही थी। मैं खाना तैयार करूं? तुम लोगों को भूख लग रही होगी।
चित्रा प्रीतम ने कहा, सामने नदी बह रही है, तुम दोनों चाहो तो मुंह हाथ धो आओ। उसने कनस्तर से ट्रे में चावल निकालकर चुनने लगी। मैं और सोबराज हट से निकलकर नदी पर आ गए। तुमने पहले तो नहीं बताया कि तुम मुसलमान हो, सोबराज ने कहा। इस वक्त हम दोनों नदी के किनारे बैठे हुए थे। उसका लहजा बदला हुआ मैंने फौरन ही महसूस कर लिया था। मैंने अपने बारे में सब कुछ तुम्हें बता दिया था, सिवाय नाम के। मैंने जवाब दिया। और उस रात जब बलवंत सिंह और दारा के बारे में बात हो रही थी तो मैंने तुम्हें बताया था कि इन दोनों ने जयपुर के पंडितों और पुजारियों को मेरे और रूपमती के खिलाफ भड़काकर हिंदू मुस्लिम फसाद करवाने की कोशिश की थी। इन हंगामों की सारी तफसील तो तुम्हें लाजवंती ने बताई थी। हाँ, मुझे कुछ याद पड़ता है, सोबराज ने जवाब दिया। बहरहाल इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और दोस्ती किसी दीन या धर्म की पाबंद नहीं होती। हम तकरीबन 1 घंटा वहाँ बैठे रहे और सर्दी भी अच्छी खासी थी और फिर चित्रा प्रीतम की आवाज़ सुनकर हम अंदर आ गए। उसने फर्श पर बिछे हुए नमदे पर ही दस्तरखान बिछा दिया था। प्लेटों के साथ उसने दाल और चावल डाली। दोनों पतीलियां भी दस्तरखान पर ही रख दी थी। खाने के दौरान ज़्यादातर खामोशी ही रही। उसके बाद हम इधर उधर की बातें करते रहे। सोबराज ऊँघने लगा था। उस वक्त अगरचे सिर्फ 9 ही बजे थे, लेकिन लगता था रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी है। तुम्हें नींद आ रही है सोबराज जी, चित्रा प्रीतम ने पूछा। उस कमरे में बिस्तर लगा हुआ है, अंदर जाके सो जाओ। उसने उठकर दाएं तरफ वाले कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। लैंप की रोशनी उस कमरे के अंदर तक पहुंच रही थी। वहाँ भी नमदा बिछा हुआ था और 2-3 कंबल पड़े हुए थे। सोबराज उस कमरे में जाकर लेट गया और कंबल ओढ़ लिया। आओ हम इस कमरे में बैठते हैं, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। बहुत दिनों बाद तो कोई अपना मिला है। तुम्हारे सामने दिल की बातें करके दिल का बोझ हल्का कर दूंगी। चित्रा प्रीतम ने उठकर बाहर वाला दरवाज़ा बंद कर दिया और दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। लैंप ऐसी जगह रखा हुआ था कि तीनों कमरों में रोशनी की ज़रूरत को पूरा कर रहा था। उस कमरे में भी नमदा बिछा हुआ था और उस पर एक कंबल पड़ा हुआ था। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और दोनों पैर आगे को फैला लिए। चित्रा मेरे सामने आलती पालती मारकर बैठ गई। उसकी कमर बिल्कुल सीधी थी और सीना तना हुआ था। लगता है तुम्हें योगा से बहुत दिलचस्पी है। तुम्हारे बैठक का ये आसन, योगा से मुझे शुरू से ही दिलचस्पी रही है। उसने मेरी बात पूरी नहीं होने दी थी। मैं सिंगापुर में शादी से पहले और बाद में भी मशक़ें किया करती थी। कई साल तक योगा की मशक़ें करने वाला कह सकता है कि उसने इस फन में महारत हासिल कर ली, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी। योगा तो एक पुरस्कार इल्म है जिसे सीखने के लिए पूरी ज़िंदगी भी कम है। चंद आसन सीख लेने से आप अपने आप को योगा का माहिर नहीं कह सकते। मैंने भी कुछ सीखा ही नहीं, बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। आबादी से दूर वीराने में इस कॉटेज में अकेले रहते हुए तुम्हें डर नहीं लगता, जबकि तुम्हारे दुश्मन भी शायद आसपास मंडला रहे हैं? मैंने कहा। मैं अकेली कब होती हूँ, चित्रा प्रीतम ने जवाब दिया। यहाँ के रहने वाले मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। वो मुझे पागल समझते हैं। मैं दिन भर मंदिरों और बाज़ारों में घूमती रहती हूँ और शाम होने से पहले किसी यात्री फैमिली को लेकर आ जाती हूँ। दूर दराज के शहरों से आने वाले यहाँ पर रिहाइश के लिए परेशान होते हैं। मैं जब किसी फैमिली को यहाँ लेकर आती हूँ तो वो लोग बहुत खुश होते हैं और वैसे तो वो मुझे इत्तेफाक से मिल जाते हैं। और जैसे आज तुम मुझे इत्तेफाक से मिल गए, मेरे अंदर एक नई ताकत पैदा हो गई है। मुझे एक नया हौसला मिला है। लगता है जैसे मुझे मेरा कोई अपना मिल गया हो। चित्रा प्रीतम से मेरी कभी ऐसी मुलाकात नहीं हुई थी जिसे याद रखा जा सकता। उसके कहने के मुताबिक जिन दिनों चाचा हशोनत सिंह के यहाँ मैं पनाह गज़ी था, उन्हीं दिनों वो 2-3 मरतबा वहाँ आई थी, मगर मुझे याद नहीं था कि मैंने उसे कभी देखा हो। चाचा हशोनत सिंह और उसके घर वालों के लिए तो मेरे दिल में अपनायत थी। मैं भी इससे कुछ अपनाई से महसूस करने लगा। तुमने बताया नहीं तुम यहाँ कैसे आए हो और तुम्हारे साथ ये सोबराज कौन है? चित्रा ने पूछा। पहले मैंने इसे सोबराज के बारे में बताया, फिर हवाई जहाज़ के हादसे के बाद के वाक़यात बताने लगा। फिर बोला, मेरी इत्तला के मुताबिक दारा यहाँ आ चुका है या आने वाला है। वो भी मंदरोही में छुपता फिर रहा है। मैंने भी तुम्हारी तरह कसम खा रखी है कि जब तक अपने माँ बाप के कत्ल का बदला नहीं लूँगा, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूँगा।
और दुनिया के आखिरी कोने तक उसका पीछा करूंगा। तुमने यहाँ के मंदिरों और पंडितों को देख लिया है और फिर भी कहते हो कि ये मुकद्दस इबादत गाहें हैं। वो मेरे खामोश होते हुए बोली। इबादत गाहों का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, मैंने कहा। ये मंदिर वाकई मुकद्दस मकामात है। कसूर तो उन धर्मचारियों का है जिन्होंने इसके तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा और इन इबादत गाहों को अपने घनौने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल मैं एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, तुम कई महीनों से यहाँ हो, मंदिर में रहती हो, बहुत सारे पंडितों और पुजारियों के बारे में जान चुकी होगी। प्रज्ञा राज नामी किसी पंडित के बारे में जानती हो? क्या कहा? प्रज्ञा राज, यही नाम लिया ना तुमने? चित्रा उछल पड़ी। उसके चेहरे पर सनसनी के तासरात उभर आए थे। हाँ, प्रज्ञा राज, मैंने जवाब दिया। मैंने उसे देखा नहीं, सिर्फ नाम सुना है। ये पंडित प्रज्ञा राज ही दारा का दोस्त है। दारा इसके पास या तो आ चुका है या आने वाला है, लेकिन तुम इसका नाम सुनकर चौंक क्यों गई? मैं सवालिया नजरों से उसकी जानब देखने लगा। यही वो वहशी है जिसने मेरी मासूम बेटी को पामाल करके मौत के घाट उतार दिया था। बात करते हुए उसका चेहरा सुर्ख हो गया। यही दरिंदा मेरे शौहर का कातिल है जो आज यहाँ आज़ादी से दंदनाता फिर रहा है। ओह, इस मर्तबा में उछल पड़ा। अगर ये वही पंडित है तो इत्मीनान रखो, इससे तुम्हारी बेटी और तुम्हारे शौहर के खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। कानून इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका तो कोई बात नहीं, हम अपनी अदालत लगाएंगे। मुझे यकीन था कि तुम मेरी मदद करोगे। चित्रा प्रीतम का लहजा जज्बाती हो गया। तुम्हें देखते ही मुझे अपने आप में एक नई ताकत महसूस होने लगी थी। मैं जानती हूँ मेरी बेटी और मेरे शौहर का खून रायगा नहीं जाएगा, उनकी रूहों को सुकून ज़रूर मिलेगा। चित्रा प्रीतम की बात पर मुझे पहले भी यकीन था और अब ये यकीन और ज़्यादा मजबूत हो गया था कि उसकी बेटी और शौहर को पंडित प्रज्ञा राज और उसके दूसरे 2 साथियों ने ही कत्ल किया था। और जब दूसरे रोज़ चित्रा ने उसे शनाख्त कर लिया तो पूरे शहर के पंडित और पुजारी उसकी हमायत में उठ खड़े हुए थे। अपने एक साथी को बचाने के लिए वो धर्म को भी बीच में ले आए थे और धर्म के नाम पर शुरू होने वाली किसी भी कार्रवाई पर आसानी से काबू नहीं पाया जा सकता। इसलिए पुलिस को पंडित प्रज्ञा राज को छोड़ना पड़ा था और मैं जानता था कि पुलिस अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी और वो अपनी घनौनी सरगर्मियां जारी रखेगा। दारा के दोस्त ऐसे ही लोग हो सकते थे जिन्हें शराफत और इंसानियत छू कर न गुजरी हो। दारा मुझसे बचने के लिए सिंगापुर से भागकर हिंदुस्तान आ गया और इत्तेफाक से उस जहाज़ के हादसे ने मुझे भी हिंदुस्तान पहुंचा दिया और खुशकिस्मती से दारा भी मेरी नज़रों में आ गया। वो मुझसे छुपता फिर रहा था। मुझसे निजात हासिल करने के लिए उसने मेरे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया था। उसने तो मज़हब की आड़ लेकर मुझे पंडितों और पुजारियों से मरवाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी किसी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका था। उसकी हर साजिश उसी पर उलटती रही थी। काले के मंदिर वाली पहाड़ियों में भी वो मेरे हाथ आ गया था, लेकिन एक मरतबा फिर भाग निकलने में कामयाब हो गया था। और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि जयपुर में दोबारा पंडित सोभराज से मुलाकात हो गई और उससे एक मार्के के बाद उसे मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। पंडित प्रज्ञा राज के बारे में इंकशाफ सोभराज ने किया और मैं इस उम्मीद पर यहाँ चला आया था कि दारा पना लेने के लिए पंडित प्रज्ञा राज ही के पास आएगा। और इत्तेफाक से यहाँ आते ही ये इंकशाफ हुआ कि प्रज्ञा राज दारा से भी ज़्यादा खौफनाक दरिंदा है। मैं पंडित प्रज्ञा राज के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन चित्रा प्रीतम ने जो कुछ बताया था उससे मैं बहुत कुछ समझ गया था। वो दारा की तरह इंसान के कालब में होनहार भेड़िया था। मैं और चित्रा प्रीतम देर तक बातें करते रहे। सर्दी बढ़ती जा रही थी और चित्रा प्रीतम इस तरह वहाँ आकर बैठी हुई थी। उसने एक घाघरा और एक चादर जिस्म पर डाल रखी थी। उसकी चादर के नीचे कोई लिबास नहीं था। मैंने एक करीब पड़ा हुआ कंबल उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। लो कंबल ओढ़ लो, तुम्हें सर्दी लग रही है। सर्दी तो तुम्हें भी लग रही होगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ये कंबल तुम ओढ़ लो और मैं चाय बना कर लाती हूँ। आज मैं तुम्हें रात भर सोने नहीं दूंगी। बहुत दिनों बाद कोई अपना मिला है। मैं रात भर तुमसे बातें करती रहूंगी। वो उठकर सामने वाले कमरे में चली गई और आतिशजान में आग जलाकर चाय बनाने लगी। मैंने कंबल अपने ऊपर डाल लिया
और उसे गर्म करते हुए देखता रहा। 15-20 मिनट बाद वो चाय बना कर ले आई। एक प्याली मेरी तरफ बढ़ा दी और दूसरी अपने करीब रख ली। तुम भी कंबल ओढ़ लो, सर्दी लग जाएगी। मैंने ये कहते हुए कंबल का एक कोना पकड़कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने घूर कर मेरी तरफ देखा तो मुझे फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया। वो नीम उरिया थी और मैं उसे अपने कंबल में लेटने की दावत दे रहा था, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसके होंठों पर हफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी जगह से उठकर मेरे करीब दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और कंबल को खोलकर दोनों टांगों पर फैला दिया। वो मेरे साथ जुड़कर बैठी थी। मैं उसके बदन की हरारत महसूस कर रहा था, लेकिन ना तो मेरे दिल की धड़कन बेरब्त हुई और ना ही सीने में कोई हलचल पैदा हुई थी। रात धीरे धीरे बीतती रही और हम बातें करते रहे। मैं बार बार पंडित प्रज्ञाराज का जिक्र करके उसके जख्मों को नहीं गुरेदना चाहता था, इसलिए मैं जानबूझकर उस मौजू से दूर ही रहा और ज़्यादातर सिंगापुर के बारे में बातें करता रहा। सिंगापुर की यादों से मेरे जख्म हरे हो रहे थे और सीने में पैदा होने वाली कसक बहुत अच्छी लग रही थी। ये कसक हमेशा से थी और मेरे जख्म भी कभी मुंतमिल नहीं हुए थे। मैं इन बातों को कभी नहीं भूला था। वो घर और उसमें हंसते मुस्कुराते चेहरे, कितना सुकून था हमारी ज़िंदगियों में। बाप की शफकत, माँ की ममता, लेकिन दारा ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था। उसने मेरी ज़िंदगी में अंगारे भर दिए थे और अब वो कई बरसों से मुझसे बचने के लिए भागता फिर रहा था और मैं मौत का साया बनकर उसके पीछे लगा हुआ था। दारा शायद अब थक गया था और मैं चढ़ता सूरज था और वो ढलता साया। उसे पनाह की ज़रूरत थी और हिंदुस्तान के इस दूर दराज कोने में, हिमालय की तराइयों में, वो पनाह की तलाश में ही आ रहा था या आ चुका था। लेकिन मैंने भी तय कर लिया था कि हिमालय की ये गोद उसकी आखिरी पनाहगाह साबित होगी। सिंगापुर की यादों ने मुझे उदास कर दिया। चित्रा प्रीतम भी शायद समझ गई थी। उसे मौजू बदल दिया और योगा के बारे में बातें करने लगी। ये हरद्वार है जिसे गेट वे टू गॉड भी कहा जाता है। गंगोत्री से गंगा जन्म लेता है। गंगोत्री हिंदुओं का सबसे अहम और मुकद्दस तरीन मकाम माना जाता है। जिस तरह मुसलमान हज के लिए मक्का जाते हैं, इसी तरह हिंदू भी जिंदगी में कम से कम एक बार गंगोत्री यात्रा को अपना धर्म मानते हैं। यहाँ से सिर्फ 24 किलोमीटर के फासले पर ऋषिकेश है। वो जगह मैसूरी और नैनीताल से भी ज़्यादा खूबसूरत है। ऋषिकेश योगा का घर कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। दुनिया के कोने कोने से लोग योगा सीखने के लिए वहाँ आते हैं। वहाँ तुम्हें लातादाद मंदिर भी मिलेंगे और बुद्धू के स्तूपे भी। हिंदू योगी और बुद्ध भिक्षु योगा के उस्ताद समझे जाते हैं। उन्हें इस पुरस्कार इल्म पर अबूर हासिल है। उन्हें देखकर हैरत होती है कि वो लोग ऐसे कारनामे किस तरह अंजाम दे लेते हैं जिनका आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम ऋषिकेश गई हो? मैंने पूछा। हाँ, उसने इस बात में सर हिला दिया। पल्लवी और अपने शौहर कुंदन लाल के कत्ल के बाद जब मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली थी तो मैंने प्रज्ञाराज और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी थी। मैं लोगों को उनके हुलिये बताकर पूछती थी। मुझे पता चला कि उनमें से एक हुलिये से मिलता जुलता शख्स एक पंडित ऋषिकेश के एक मंदिर में मौजूद है। मैं ऋषिकेश पहुंच गई और तकरीबन 1 हफ्ते तक उसकी तलाश करती रही। वो पंडित तो मुझे नहीं मिला, लेकिन वहाँ पर एक भिक्षु से मुलाकात हो गई थी। मैंने उससे कुछ सीखा भी था, लेकिन मेरा ध्यान उसमें नहीं लगा। ताहम उसकी बातों से मैंने जान लिया था कि वो उस पुरस्कार इल्म के बारे में काफ़ी मालूमात रखता है। कौन है वो? मैंने पूछा। मौका मिला तो मैं इससे ज़रूर मिलूँगा। उसका नाम गौतम बोस है, चित्रा प्रीतम ने कहा। कुछ अर्से पहले ही तिब्बत से आया था। तिब्बत उन पुरस्कार इल्म के लिए दुनिया भर में शोहरत रखता है, लेकिन रास्ते इतने खतरनाक हैं कि अगर कोई इस जानब की जाने की हिम्मत करे भी तो सोचता भी नहीं वहाँ जाने के लिए। अगर मन में कुछ पा लेने की लगन हो तो रास्ते की कठिनाइयाँ और खतरात कोई मानी नहीं रखते, चित्रा ने जवाब दिया। चित्रा प्रीतम की बातों से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि उसके बारे में वो मुझसे भी ज़्यादा मालूमात रखती है। योगा के बारे में मार्शल आर्ट्स की तरबियत हासिल की थी उसने और उसके लिए सख्त रियाजत करना पड़ती थी। मैंने अपने अंदर की पुरस्कार कुव्वत पर काबू पाया था। योगा मुझे इस हद तक समझ आया था जिसकी मुझे ज़रूरत थी
और अब चित्रा की बातें सुनकर मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी और मैंने तय कर लिया था कि वक्त मिला तो इस मैदान में भी कुछ हासिल करने की कोशिश करूँगा। मैंने तिब्बत से आने वाले उस बुद्ध बख्शु गौतम बोस का नाम ज़हन नशीन कर लिया था। रात अपने आखिरी पहर में दाखिल हो चुकी थी। नीचे की तरफ फिसलते फिसलते चित्रा बिल्कुल लेट चुकी थी, इसलिए कि मुझे रात भर जगाएगी और मुझसे बातें करेगी, लेकिन अब वो ऊँघने लगी थी। मैं बड़ी आहिस्तगी से अपनी जगह से उठ गया और उसे कंबल उड़ा दिया और दूसरे कमरे में सोबराज कंबल ओढ़े गहरी नींद सो रहा था। मैं भी कंबल में घुस गया और कुछ देर बाद मेरी आंखें भी नींद से भारी होने लगी। पंडित प्रज्ञाराज को इंसान समझना इंसानियत की बहुत बड़ी गलती थी। वो शक्ल सूरत से ही दरिंदा लगता था। लंबा कद, भारी भरकम जिस्म, सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे जिन्हें 3-4 चुटियों में समेटने की कोशिश की गई थी। दाढ़ी और मूंछ के बाल इस तरह मिले हुए थे कि मुंह का दहाना तलाश करना मुश्किल था। नाक समोसे की तरह फैली हुई थी और आंखें सुर्ख, जिनसे साफ लगता था कि वह नशा करने का आदी है। उसका सीना भी रीछ के बालों की तरह स्याह बालों से भरा हुआ था। उसे धोती बांध रखी थी और जिस्म के बालाई हिस्से पर पीली चादर ओढ़ी हुई थी जो एक कंधे से बार बार फिसल रही थी। मैं और सोबराज चित्रा प्रीतम के साथ उस मंदिर में आए थे। हमें तकरीबन 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ा था और फिर अचानक ही मंदिर के पिछले हिस्से में से किसी तरफ से निकल के वो सामने आ गया था। चित्रा प्रीतम ने उसकी निशानदेही करके फिर वापस चली गई थी। मंदिर में यात्रियों का हजूम था। लोग एक दूसरे को धक्के देते हुए आ जा रहे थे। मैं और सोबराज एक तरफ खड़े पंडित प्रज्ञाराज को देखते रहे। मैंने सोबराज को बता दिया था कि यही वो पंडित है जिसे अपने दूसरे पंडितों के साथ मिलकर चित्रा प्रीतम की मासूम बेटी को बेआबरू करके मौत के घाट उतारा था और उसके शौहर कुंदन लाल को भी हंजरों के पे दर पे वार करके हलाक कर दिया था। और यही वो पंडित प्रज्ञाराज है जिसकी हमें तलाश है। सोबराज को मंदिर में प्रज्ञाराज की निगरानी पर छोड़कर मैं हरिद्वार की सड़कों पर घूमने लगा। यहाँ कई मंदिर थे। मैं हर मंदिर में झांकता और दारा के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करता रहा और मेरे ख्याल में ये हमाकत थी। दारा हुलिया तब्दील करने का माहिर था और महज हुलिये की बिना पर उसे तलाश कर लेना मुमकिन नहीं था। 2 दिन गुजर गए थे और फिर अचानक ही हरिद्वार की आबादी में इजाफा होने लगा। यूँ तो हज़ारों की तादाद में यात्री रोज़ाना यहाँ आते थे, लेकिन उस रोज़ अचानक ही यात्रियों की आमद में इजाफा हो गया। सिराए, होटल्स और गेस्ट हाउसेस, कहीं भी जगह नहीं रही थी। लोग खुली जगहों पर पड़े थे। मतमूल यात्री अपने साथ छोटे हैमे और छोलदारियाँ लेकर आए थे। पंडित, साधु और पुजारी भी सैकड़ों की तादाद में चले आ रहे थे। और फिर ये दिलचस्प इंकशाफ हुआ कि अगले इतवार को सूरज ग्रहण होने वाला है। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण हिंदू धर्म में बहुत अहमियत रखते हैं। ऐसे मौक़ों पर खास पूजा का एहतमाम किया जाता है। ज्योतिषी और पंडित अपने हिसाब किताब में मसरूफ़ हो जाते हैं और पुजारी जाप पर बैठ जाते हैं। उस रोज़ सुबह 11 बजे के करीब मैं और चित्रा प्रीतम गंगोत्री की तरफ चले गए। यूँ तो दरिया के दोनों किनारों पर दूर दूर तक ऐसे घाट बने हुए थे जहाँ गंगा जल में गुस्ल करने वालों का रश लगा रहता था। लेकिन गंगोत्री का वो मुकाम जहाँ मुख्तलिफ समतों से पहाड़ी नदी नालों का पानी आकर गिरता है, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। खोए से खोआ चल रहा था। उस जगह चट्टानों के साथ एक बहुत लंबा चौड़ा पुख्ता तालाब बना हुआ था जिसमें नीचे उतरने के लिए पुख्ता सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी। उस तरफ पहाड़ों से आने वाला पानी इस वसी और अरीज तालाब में गिरता और दूसरी तरफ बहकर दूसरे पानी में मिल जाता। इस तरफ भी पहाड़ों से मुख्तलिफ समतों से आने वाला पानी जमा होकर नशेब की तरफ बहता था और ज़रा आगे जाकर उसका पार्ट एक बाकायदा दरिया की सूरत इख्तियार कर लेता था। यही वो जगह है जहाँ गंगा की जन्मभूमि भी जिसे कहा जा सकता है। इस तालाब के साथ हमवार और कुशादा जगह थी और इसके आगे अमूदी चट्टानें थी जिनमें लातादाद गुफाएं बनी हुई थी। ये गुफाएं और गार कुदरती थे जो सदियों में पानी के कटाव से मार्ज़े वजूद में आए थे। कई गार और गुफाएं ऐसी थीं जिनमें पानी नहीं था और वहाँ यात्रियों ने कब्जा जमा रखा था। ताहम लातादाद गुफाएं ऐसी थीं
जिनमें पहाड़ों के अंदर ही अंदर से आने वाला तेज रफ्तार पानी पुरशोर आवाज से बह रहा था। ये गार और सुरंगें पहाड़ों में बहुत अंदर तक चली गई थीं। इस वसी और इस तालाब पर बहुत रश था। तालाब के अंदर भी लोग भरे हुए थे और कुशादा सीढ़ियों पर भी लोग एक दूसरे से गोया जुड़े हुए चल रहे थे। बच्चे, मर्द और औरतें सब एक ही जगह गुस्ल कर रहे थे। बाज़ औरतें नीम अरिया थी, बाज़ ने ऊंचे लिबास पहन रखे थे, लेकिन भीगे हुए लिबास जिस्म से चिपक कर उन्हें बरहना कर रहे थे, मगर किसी को किसी का होश नहीं था। तालाब के किनारे पर भी लोग हजूम दर हजूम जमा थे। ठीक 12 बजे सूरज ग्रहण शुरू होने वाला था। ये जुज़वी सूरज ग्रहण जो तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहता और हर हिंदू की ख्वाहिश थी कि वो उस वक़्त पूजा में मसरूफ़ हो या गंगा जल में गुस्ल कर रहा हो ताकि उसके सारे गुनाह धुल जाएं। मैं चित्रा प्रीतम के साथ एक तरफ खड़ा अफरा तफरी का ये मंजर देख रहा था कि खट्टा खट्टा आदमी लोगों को धक्के देते हुए तालाब की तरफ बढ़ते नजर आया। उसे सफ़ेद धोती बांध रखी थी। जिस्म के बलाई हिस्से पर कोई कुर्ता वगैरह नहीं था, अलबत्ता एक सफ़ेद कपड़ा दुपट्टे की तरह बंद करके गले में लटका रखा था। उसकी उम्र 30-32 के लगभग होगी। लंबा कद, तवाना जिस्म, मजबूत हाथ पांव, गंजा सर और माथे पर कशका। वो कोई पंडित या पुजारी नहीं था, लेकिन उसने हुलिये और अंदाज़ा उतवार से लगता था कि वह धर्म के मामले में बहुत कट्टर है। वो लोगों को इधर उधर धक्के देता रास्ता बनाते हुए तालाब में उतर गया और तकरीबन वस्त में पहुंचकर रुक गया और दोनों हाथ छोड़कर ज़ेरे लब कुछ बुड़बुड़ाने लगा। फिर चुल्हों में पानी भर भर कर अपने ऊपर डालता रहा। इस दौरान में वो बार बार सूरज की तरफ देखता रहा। ठीक 12 बजे सूरज पर निचली तरफ स्याह धब्बा पड़ना शुरू हो गया। उसके साथ ही फिजा में अश्लोक और भजन वगैरह की आवाज़ें गूंजने लगी। तालाब के बस में खड़ा वो आदमी कुछ ज़्यादा ही पुरजोश नजर आ रहा था। वो कभी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता, कभी अपने गंजे सर पर पानी के छींटे डालने लगता और कभी दोनों हाथ ऊपर फैलाकर चीखने वाले अंदाज में कोई भजन गाने लगता या अश्लोक पढ़ने लगता। न जाने क्या बात थी कि इतने बड़े हजूम में मेरी तवज्जो उसी एक शख्स पर मरकूज होकर रह गई थी। यूँ तो हर शख्स अपने अंदाज में पूजा कर रहा था, लेकिन उस शख्स की हरकतें कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प लग रही थी। सूरज पर स्याह धब्बा बढ़ गया था, रोशनी कम हो गई थी। लोगों के अश्लोक पढ़ने और भजन गाने की आवाज़ें बुलंद होती गईं और फिर आधे घंटे के बाद ग्रहण लौटना शुरू हो गया। मेरी नज़रें तालाब के दूसरे किनारे पर 3 बावर्दी पुलिस वालों की तरफ उठ गईं। वो अभी अभी वहाँ नमूदार हुए थे। उनमें से एक सब इंस्पेक्टर था जिसके हाथ में रिवॉल्वर था। बाकी 2 कांस्टेबल राइफलें संभाले हुए थे। वो तीनों मुतजस्सिस नज़रों से इधर उधर देख रहे थे और फिर एक कांस्टेबल ने चीखते हुए तालाब के वस्त में उस शख्स की तरफ इशारा किया जो मेरी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। सब इंस्पेक्टर ने भी उसे देख लिया था और फिर फेफड़ों की पूरी कुव्वत से चीहा, आशुतोष, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, तुम घेरे में आ चुके हो, बचकर नहीं जा सकोगे। तालाब के वस्त में खड़े हुए आशुतोष नामी उस शख्स ने चौंक कर पुलिस वालों को देखा। उसके चेहरे पर वहशत सी उभर आई। दूसरे ही लम्हे वो चीखते हुए तालाब के उस किनारे की तरफ आने की कोशिश करने लगा जहां हम खड़े थे। सब इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठाकर हवाई फायर कर दिया। पहले फायर पर शायद लोगों ने तवज्जो नहीं दी थी, दूसरे फायर पर खलबली सी मच गई। तालाब में भी लातादार लोग थे। पानी आशुतोष के सीने तक था। वो अपने सामने आने वाले हर फर्द को हाथ मारकर धक्का देकर हटाकर आगे बढ़ता रहा। उसके मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकल रही थीं जिन्हें कोई मानी नहीं पहनाए जा सकते थे। पुलिस वाले तालाब के किनारे पर दौड़ने लगे। किनारा अगरचे फुटपाथ की तरह कुशादा था, लेकिन लोगों की भीड़ लगी हुई थी। आशुतोष रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। सब इंस्पेक्टर लोगों को धक्के देकर रास्ता बनाते हुए चीहा, लेकिन आशुतोष जानता था कि पुलिस वाले इस पर गोली नहीं चला सकते क्योंकि वहाँ सैकड़ों लोग मौजूद थे। भगदड़ सी मची हुई थी, गोली किसी को भी लग सकती थी। आशुतोष तालाब के किनारे पर आ गया। उसकी धोती और गले में दुपट्टे की तरह पड़े कपड़े पर भी पानी ही पानी था। कपड़े पानी से नुचड़ रहे थे। वो एक जगह पर रुक गया और फिर उसने एक अजीब हरकत की।
एक टांग कुत्ते की तरह उठा ली, एक हाथ बोम्पू की तरह मुंह पर रखा और चीखते हुए मुंह से अजीब आवाज़ें निकालने लगा। ये हरकत आमतौर पर बच्चे किसी को छुड़ाने और तैश दिलाने के लिए करते हैं। आशुतोष की इस हरकत पर मुझे उसके ज़हनी तवाज़ुन पर भी शुबा होने लगा। उसे 2-3 मरतबा ये हरकत दोहराई और फिर एक हाथ में धोती पकड़कर एक तरफ भाग खड़ा हुआ। वो बिल्कुल वहशी बन गया था। उसने 9-10 साल की उम्र के एक बच्चे को ठोकर मारकर दूर गिरा दिया। उसका रुख हमारी तरफ था। मैं समझ नहीं सका कि मामला क्या है और पुलिस उसे क्यों पकड़ना चाहती है। मैं आशुतोष के रास्ते से हट गया, मगर चित्रा प्रीतम उसकी जद में आ गई। उसने चित्रा प्रीतम को दोनों हाथों से उठाकर मेरी तरफ उछाल दिया। चित्रा चीखते हुए मेरे ऊपर आई और हम दोनों जमीन पर गिर गए। आशुतोष वहशियाना अंदाज में चीखते हुए चट्टान के एगार में घुस गया। आशुतोष चीखता हुआ एगार में घुस गया। इस दौरान पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। करीब खड़े हुए एक आदमी ने चित्रा को सहारा देकर उठा दिया और मैं भी उठकर खड़ा हो गया। इसके साथ ही ये पार्ट अपने एख्तिताम को पहुंचा।